और एक बड़ी खबर आपको बता दें, मोकामा में दुलारचंद हत्याकांड का चुनाव आयोग ने संज्ञान ले लिया है। बड़ी जानकारी मिल रही है। चुनाव आयोग ने प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग ने डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि दुलारचंद हत्याकांड के बाद से बिहार का सियासी पारा चढ़ चुका है। लगातार बयानबाजी का भी दौर जारी है, वार पलटवार चल रहा है। और इस बीच क्योंकि बिहार विधानसभा के चुनाव जल्दी होने वाले हैं, उसके पहले अब चुनाव आयोग ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और चुनाव आयोग ने प्रशासन से इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट मांगी है। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन को 25 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। 14,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। दिल की भी बात करेंगे। हृदय रोग का सफल इलाज करा चुके लोगों से भी बातचीत करेंगे मोदी। मलेशिया के कुआलालंपुर में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ की मुलाकात हुई। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर समझौता हुआ। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत की बिगड़ी तबीयत। 2 महीने तक सार्वजनिक जीवन से रहेंगे वो दूर। संजय राउत सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी देते नजर आए। गंभीर स्वास्थ्य समस्या का सामना कर रहे हैं संजय राउत। लिखा, जल्द हो जाऊंगा स्वस्थ। पीएम मोदी ने संजय राउत के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की। पीएम मोदी ने संजय राउत के जल्द ठीक होने की कामना की। संजय राउत के पोस्ट को उन्होंने शेयर किया। जुबिन गर्ग मौत मामले की जांच कर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि एसआईटी समय पर दाखिल करेगी अपना आरोप पत्र। एसआईटी ने दिया है आश्वासन। एसआईटी जुबिन गर्ग को पूरी तरह से न्याय दिलाने में सक्षम है। और इस बीच आपको एक बड़ी खबर हम बता दें, महाराष्ट्र के मुंबई से मिल रही है, जहां पर महाविकास अघाड़ी का प्रदर्शन को लेकर इजाजत नहीं मिली और मुंबई पुलिस ने 7 मार्च को इजाजत नहीं दी है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। महाराष्ट्र में आज चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन होना है और ऐसे में इस प्रदर्शन को लेकर जो इजाजत है वो यहां पर नहीं मिली है। मुंबई में आज महाविकास अघाड़ी प्रदर्शन करने वाली है। वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ी के आरोप के खिलाफ यहां पर जो मार्च है वो किया जाएगा। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे इस मार्च में शामिल होंगे। फैशन स्ट्रीट से बीएमसी ऑफिस तक ये मार्च निकाला जाएगा, लेकिन इसके पहले ये जानकारी कि इस मार्च को लेकर इजाजत नहीं मिली है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुंबई से सूरज ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, मार्च की पूरी तैयारी है लेकिन अब इजाजत ही नहीं मिली है। जी बिल्कुल, मार्च की पूरी तरह से तैयारी कर ली है। सारे बड़े नेता मौजूद रहने की बात की गई है। चुनाव आयोग के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जाना है और ऐसे में मुंबई जैसी भीड़भाड़ वाली जगह पर, मेन सिटी में इस तरह का मार्च निकालने के लिए आपको पुलिस की परमिशन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यहाँ पर मुंबई पुलिस ने इस मोर्चे को परमिशन नहीं दी है और साथ ही ये भी कहा है कि बिना इजाजत इस तरह की अगर रैली निकाली जाती है, मार्च निकाला जाता है, तो कार्रवाई भी कर सकती है। और ये भी बताया जा रहा है कि अगर किसी भी तरह से ज्यादा भीड़ को देखते हुए ताकत का इस्तेमाल करके महाविकास अघाड़ी मार्च करती भी है तो उनके ऊपर मामला भी दर्ज हो सकता है। जी ठीक सूरज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की, जहां पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब वहां पर एक दुकान में अचानक से आग लग गई। बताया जा रहा है कि उस दुकान में गाड़ियों की सफाई की जाती थी और जब वहां पर आग लगी तब वहां पर कुछ गाड़ियां मौजूद भी थी और ये आग लगातार फैलती जा रही थी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें ये भयानक लपटें दिखाई दी। लपटें आसमान में कई फीट ऊपर उठती नजर आई। देखकर ऐसा लगा मानो हर चीज को जलाकर राख कर देगी और हुआ भी ऐसा ही। आग लगने की वजह से दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकान में मौजूद एक कार तो पूरी तरह से जलकर राख हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कुछ गाड़ियां पहुंची। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग पर पानी की बौछार करते दिखे। वहीं प्रशासन ने पूरे इलाके को खाली करवा दिया। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसके बावजूद दुकान में रखे सामान को बचाया नहीं जा सका। इस आगजनी में दुकान मालिक को बहुत नुकसान हुआ। देखिए, ताजमहल में एएसआई की सख्ती के बावजूद गार्डन में नमाज पढ़ने का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सामने आ जाने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। यही वो वीडियो है जिसके सामने आने के बाद ताजमहल प्रशासन में हड़कंप मचा है। एक शख्स ताजमहल के गार्डन में नमाज पढ़ता देखा जा सकता है। इस घटना के सामने आने के बाद हिंदूवादी संगठनों में गुस्सा है
और उन्होंने इस युवक पर कार्रवाई की मांग की है। हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि ऐसी घटनाएं आस्था नहीं बल्कि व्यवस्था की नाकामी की वजह से सामने आती हैं। ये जो हमारे ताजमहल के गार्डन में ये नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हो रहा है, जब पाबंदी है तो आखिर इस प्रकार की गतिविधि क्यों? ये किसे चुनौती देना चाहते हैं? अगर तत्काल उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम किसी भी कीमत पर इस कृत्य को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस घटना से ताजमहल प्रशासन सवालों के घेरे में है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह की आज 3 रैलियां होने वाली हैं। गोपालगंज, हाजीपुर और उजियारपुर में 3 रैलियां करेंगे अमित शाह। साथ ही साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सिवान और मुजफ्फरपुर में भी जनसभा होगी। देवेंद्र फडणवीस और ब्रजेश पाठक की भी आज बिहार में रैलियां होनी है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जो दिग्गज हैं वो आज रैलियां करते हुए नजर आएंगे। तो बिहार चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। पहले चरण के चुनाव से पहले दोनों गठबंधन के जो बड़े बड़े चेहरे वो रोड शो और रैली करते हुए आएंगे नजर। तस्वीरें आपके सामने उन बड़े चेहरों की जो कि आपको बिहार में अलग अलग इलाकों में पहले चरण के लिए जहां पर चुनाव होना है वहां पर चुनाव प्रचार करते दिखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर विपक्ष के कई नेता आज हुंकार भरेंगे। सभी बड़े नेताओं की आज ताबड़तोड़ रैलियां होने वाली हैं। आपको बता दें कि 6 और 11 नवंबर को चुनाव होना है और 6 नवंबर को पहले चरण का विधानसभा का बिहार में चुनाव होगा। उसके पहले ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है। बात कर लेते राजस्थान की, जहां के सिरोही में खनन परियोजना के खिलाफ 12 गांव के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। आधी रात को किए गए इस प्रदर्शन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये आधी रात का समय है और लोग खेती की जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सिरोही के पिंडवाड़ा में प्रस्तावित खनन परियोजना के खिलाफ इन लोगों में गुस्सा है। इनका कहना है कि हम अपनी धरती को बंजर नहीं होने देंगे। इस प्रदर्शन में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। वो अलग शैली में इसका विरोध कर रही हैं। पिंडवाड़ा के इस गांव में हाय हाय के नारे लग रहे हैं। लोगों ने प्रस्तावित योजना के खिलाफ पुतला शव यात्रा और माइनिंग कंपनी का पुतला फूंका। सिरोही के पिंडवाड़ा में 4 ग्राम पंचायतों के सभी 12 गांवों के हजारों लोग इस खनन परियोजना के खिलाफ हैं। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना है कि इस परियोजना के लागू होते ही पहाड़, पेड़ और जल स्रोत खत्म हो जाएंगे। तो वहीं यूपी के मथुरा में उस वक्त सनसनी मच गई जब एक आदमी ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। बताया गया कि पिता और पुत्र दोनों बड़े कारोबारी थे और दोनों में मामूली बात को लेकर झगड़ा हुआ और ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि नरेश अग्रवाल ने अपने पिता सुरेश चंद्र अग्रवाल पर लाइसेंसी पिस्तौल तान दी। इसके बाद उन्होंने आव देखा ना ताव और अपने पिता को ही गोली मार दी। इतना ही नहीं, खुद के भी सिर पर गोली मार ली। आनन फानन में दोनों को जल्दी से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक शराब पीने से टोकने पर यह विवाद शुरू हुआ था। पूरा मामला वृंदावन इलाके के गौरा नगर कॉलोनी का है। सुरेश चंद्र बीड़ी के बड़े कारोबारी थे। गणेश बीड़ी के नाम से उनका कारोबार है। उनका कई राज्यों में कारोबार फैला था। घटना के वक्त घर में मौजूद लोगों के बयान लिए गए हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार चुनाव में प्रियंका गांधी की एंट्री हो गई है। महागठबंधन के समर्थन में वो रैली करेंगी। बता दें कि आज बेगूसराय और खगड़िया में प्रियंका गांधी की रैली होने वाली है। फ्रेंडली फाइट वाली सीट पर चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी प्रियंका गांधी। तो प्रियंका गांधी का पूरा शेड्यूल आज का हम आपको बता दें। सुबह 11:30 बजे बेगूसराय में जनसभा को संबोधित करेंगी। साथ ही दोपहर 1 बजे खगड़िया में एक बड़ी रैली होगी जिसको संबोधित करती हुई नजर आएंगी प्रियंका गांधी। मोकामा में दुलालचंद हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी जानकारी मिल रही है। हिंसा को लेकर एक और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरजेडी उम्मीदवार के समर्थकों ने शिकायत की है। वीणा देवी के समर्थकों की शिकायत पर ये जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है। अब तक कुल मिलाकर 4 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं।
आर्यन आनंद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आर्यन, अभी एक और एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब तक 4 एफआईआर इस पूरे मामले को लेकर हो चुकी है दर्ज। पुलिस की जांच लगातार जारी है इस मामले में। हालांकि सियासी पारा भी हाई है, लेकिन पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जो भी नामजद है या अज्ञात के नाम पे जो एफआईआर हुआ है उस पर पुलिस लगातार जो छानबीन है वो कर रही है। और कल जिस तरीके से शव यात्रा निकला उस दौरान जो पथराव हुआ पंडारक में, उसको लेकर जो चौथी एफआईआर है वो पुलिस ने दर्ज किया। और ये एफआईआर आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी के जो समर्थक हैं उन्होंने पंडारक थाने में शिकायत की थी और उसके तर्ज पर ये जो एफआईआर है वो किया गया है। तो निश्चित तौर पर जो माहौल इस वक्त मोकामा में बना है उसको कैसे शांत किया जाए इसके लिए प्रशासन जुटी है। और कहीं न कहीं चुनाव आयोग ने भी अब इस पर अपना जो एक्शन है वो लिया है और जितने भी अवैध हथियार है उसकी बरामदगी के जो निर्देश है वो दिए गए हैं। तो शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराया जाए, मोकामा को शांत रखा जाए, इसके लिए अब लगातार जो प्रशासनिक तैयारी है वो की जा रही है। बिल्कुल आर्यन, जो भी डेवलपमेंट होगा आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर अब तक इस मामले में 4 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। पुलिस के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, माहौल को भी शांत रखना है और विधानसभा का जो चुनाव है वो भी शांतिपूर्ण ढंग से कराना है। और वहीं देखिए, मोकामा में हुए दुलारचंद हत्याकांड को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स उन्होंने दावा किया है कि दुलारचंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं हुई है। दुलारचंद का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों की टीम ने किया, जिसमें डॉक्टर अजय कुमार भी शामिल थे। डॉक्टर अजय कुमार सिंह के मुताबिक दुलारचंद यादव को पैर में एंकल जॉइंट के पास गोली लगी है। पैर में लगी गोली आर पार हो गई। डॉक्टर का दावा है कि इस तरह से गोली से मौत नहीं हो सकती। शरीर पर और भी जख्म के निशान पाए गए हैं। डॉक्टर के मुताबिक पोस्टमार्टम से पहले डेड बॉडी का एक्सरे भी करवाया गया था, जिसमें ज्यादातर जख्म छीलने जैसा पाया गया है। रिपोर्ट कल तक तैयार हो जाएगी। अब सवाल उठ रहा है कि अगर मौत गोली से नहीं हुई तो फिर मौत का असली कारण क्या था। फिलहाल पुलिस भी मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और जांच आगे बढ़ा रही है। तो मोकामा में जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता दुलारचंद यादव के हत्याकांड के 28 घंटे के बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। और इस बीच चुनाव आयोग ने मोकामा हत्याकांड में डीजीपी से भी रिपोर्ट मांगी है। इधर पुलिस ने एनडीए उम्मीदवार और बाहुबली अनंत सिंह समेत 5 समर्थकों पर हत्या की एफआईआर दर्ज की। दुलारचंद यादव के परिवार की तरफ से जो एफआईआर करवाई गई उसके मुताबिक अनंत सिंह ने खुद गोली फायर की। गोली जांग में लगी, जिसके बाद समर्थकों ने दुलारचंद पर गाड़ी चढ़ा दी। इसमें जो प्रथम जिसमें मृतक के पोता के द्वारा फायर किया गया उसमें टोटल 5 अभियुक्त जो है बनाए गए हैं। जो दूसरी तरफ से आवेदन जो है दिया गया उसमें टोटल 6 अभियुक्त बनाए गए हैं। एफआईआर अनंत सिंह के समर्थकों की तरफ से भी दर्ज कराई गई, जिसमें अजय महतो को आरोपी बनाया गया। पुलिस की ओर से जो मामला दर्ज किया गया उसमें अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया। दोपहर तक इस पूरे मामले में कुल 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। देखिए, मोकामा में बाहुबलियों के बीच चुनावी टक्कर है। ऐसे में पूरे मामले में हनक और रुतबे को लेकर हत्या की बड़ी वजह इसको माना जा रहा है और अब उस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। इसी बीच दुलारचंद के पोते ने ये कहकर सनसनी फैला दी कि खुद अनंत सिंह ने उनके दादाजी को गोली मार दी। अपने आंख से देखे, अनंत सिंह खुद पिस्टल लेके निकला और डायरेक्ट गोली मारा। दादाजी को गोली लगा, दादाजी गिर गए। दादाजी बोले भाग पोता। जबकि अनंत सिंह ने हत्याकांड के पीछे सूरज भान का हाथ होने का दावा किया है। तब भूल तैयारी सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। अनंत सिंह के आरोपों पर सूरज भान की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर डाली है। इस पर तो मेरा आग्रह होगा इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी बैठाया जाए। मेरे न्यायालय से यह आग्रह होगा कि इस पर रिटायर्ड जज का एक इंक्वायरी बैठाया जाए। तो देखिए, मोकामा में जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के बाद से राजनीतिक बवाल मच गया। विपक्ष के नेताओं ने प्रदेश की सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने दुलारचंद की हत्या को लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं और चुनाव में बंदूक लेकर के आचार संहिता में घूम रहे हैं।
वहीं प्रशांत किशोर ने इस हत्याकांड को प्रशासन की नाकामी करार दिया। जिस जंगल राज की बात होती थी, जो बाहर लोग सुनते थे कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, वो कहीं न कहीं उसी को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो इस मामले में अजीबोगरीब बयान दिया। जिनकी हत्या हुई है वो भी एक दुर्दांत अपराधी थे और क्यों हुआ है ये तो जांच का विषय है। जबकि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दुलार चंद की हत्या के लिए आरजेडी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया। जानबूझ करके राजद के लोग ऐसा कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी हमारे टेकारी के जो कैंडिडेट हैं उन पर कातिलाना हमला किया गया। और आइए अब फटाफट आपको दिखा देते हैं राजनीति की 5 बड़ी खबरें। बिहार चुनाव में दिग्गजों का चुनाव प्रचार जारी। गृह मंत्री अमित शाह आज 3 जगहों पर करेंगे रैली। सबसे पहले गोपालगंज, हाजीपुर और फिर उजियारपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। गोरियाकोठी के बैकुंठपुर और मुजफ्फरपुर के जजुआर हाई स्कूल मैदान में जनसमूह को करेंगे संबोधित। एनडीए प्रत्याशी के लिए करेंगे वोट की अपील। सीएम नीतीश कुमार की आज ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां होंगी। 9 जगहों पर लोगों को करेंगे संबोधित। बेनीपट्टी, खजौली, परिहार, सीतामढ़ी, तेजस्वी यादव की सीट राघोपुर में भी करेंगे रैली। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज 17 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मुजफ्फरपुर और सारण में 2, गोपालगंज में 5, सीवान में 7 रैलियों को संबोधित करेंगे। वैशाली के राघोपुर में भी तेजस्वी भरेंगे हुंकार। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी बिहार चुनाव में महागठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। पूर्णिया, मधुबनी और दरभंगा में करेंगे लोगों को संबोधित। महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए पक्ष में मांगेंगे वोट। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार चुनाव को लेकर सीएम नीतीश का वीडियो के द्वारा एक संदेश यहां पर दिया गया है। जनता के सामने सीएम नीतीश ने अपनी बातों को रखा है। सीएम नीतीश ने इस वीडियो संदेश के दौरान कहा है कि 2005 से आपने मुझे लगातार सेवा का मौका दिया। साथ ही सीएम नीतीश ने कहा कि हमने ईमानदारी से दिन रात आपकी सेवा की। पहले कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब थी। हमने युवाओं के रोजगार के लिए बहुत काम किया। पहले की सरकार ने महिलाओं के लिए काम नहीं किया। हमने महिलाओं को सशक्त बनाया है। सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो संदेश के जरिए इन बातों का जिक्र किया। बिहार के मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपने मुझे वर्ष 2005 से लगातार बिहार के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। तब से हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से दिन रात काम करके आपकी सेवा की है। आप जानते हैं कि पहले विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। सबसे पहले उसे ठीक करने का काम किया गया। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल, कृषि एवं युवाओं के लिए रोजगार की स्थिति में काफी सुधार किया गया। महिलाओं के लिए पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। हमने अब महिलाओं को इतना सशक्त बना दिया है कि वे अब किसी पर निर्भर नहीं है। देखिए, जैसे जैसे बिहार चुनाव का पहला चरण नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे जुबानी जंग तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने हाजीपुर की एक जनसभा में कुछ ऐसा कह दिया जिस पर अब सियासी तलवारें खिंच सकती हैं। दरअसल जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें 2 किलो का छोकरा और चोर तक कह डाला। अभी ये लोग कहे रहती जननायक को दूसरा कोई पैदा करता तो वो चोरी लेवल कर देते। बताओ ये 2 किलो के छोकरा के जननायक हम कहवे ना, तो ये चोरी करा चाहती था, चोरी का तो बोलती ना है। एक ने हम कहे ये है कि खनी चोरी करके का करता थी समझ में नहीं। जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर इस चुनाव में किसी को वोट देना है तो नीतीश कुमार को देना है। केकरा बनाई थी
एक मुसहर का बेटा जीतन मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। यही तो कि कितना ईमानदार और कितना सामाजिक न्याय के आदमी है। जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनका सीना 56 इंच का नहीं बल्कि 112 इंच का है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मार गिराया था। देखिए, बिहार में चुनावी माहौल के बीच नचनिया वाला विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी के बाद अब जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने भी खेसारी लाल को नाचने वाला कह दिया। दरअसल पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने तेज प्रताप यादव से खेसारी लाल के 2 करोड़ जॉब देने वाले दावे पर सवाल पूछा था। खेसारी लाल कह रहे हैं कि 2 करोड़ जॉब देंगे महागठबंधन के लोग। कौन सा जॉब देंगे खेसारी लाल, नाचने वाला? इससे पहले कल लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस बयान पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, पवन सिंह, हेमा मालिनी, कंगना रनौत हैं, ये सब तो नचनिया ही लोग ना है। और नचनिया जब बोलते हैं उन्हीं के पार्टी में, वही नहीं नचनिया जो इन लोग लेके घूम रहे हैं एनडीए वाले। तेज प्रताप के बयान के बाद नचनिया शब्द पर और सियासी बवाल बढ़ सकता है। हालांकि इसकी शुरुआत राहुल गांधी के पीएम मोदी के लिए डांस वाले विवाद से हुई थी। तो वहीं यूपी के ग्रेटर नोएडा में कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। ताजा मामला दरअसल महागुंड माई वुड सोसाइटी का सामने आया है, जहां पर सुबह के वक्त टहल रहे व्यक्ति पर कुत्तों ने हमला कर दिया। पहले एक कुत्ते ने अटैक किया, लेकिन युवक ने चप्पल से डराकर उसे भगा दिया। लेकिन युवक जैसे ही 5 कदम आगे बढ़ा, दूसरे कुत्ते ने हमला बोल दिया। तीसरा भी झपट पड़ा और फिर चौथे ने भी युवक पर अटैक कर दिया। कुत्तों ने युवक को चारों ओर से घेर लिया था और काटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन युवक ने हिम्मत दिखाई और उनसे भिड़ गया। युवक ने बहादुरी से काम लिया और हमलावर कुत्तों को भगा दिया। ये हमला उस वक्त हुआ जब युवक पार्क में टहल रहा था, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण के बाद सख्त हो गए हैं नियम। BS4 और BS6 कमर्शियल गाड़ियों को ही एंट्री मिलेगी। BS3 और उससे नीचे की गाड़ियों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। आपको बता दें कि प्रदूषण की वजह से ये फैसला लिया गया है। तो बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर लगातार सख्त है सरकार, और ये सख्त जो नियम है वो यहाँ पर आ रहे हैं नजर। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में लगातार बनी हुई है, जिसकी वजह से ये जो फैसला है वो लिया गया है। BS4 और BS6 कमर्शियल मालवाहक जो गाड़ियां हैं उनको ही एंट्री मिलेगी। BS3 और उससे नीचे की गाड़ियों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। अपने जमाने के बाहुबली और आरजेडी के बड़े मुस्लिम नेता रहे शहाबुद्दीन के इलाके सीवान में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन में 2 बार हुंकार भरी। 29 तारीख को शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की सीट का दौरा करने वाले योगी ने एक बार फिर सीवान की धरती से शहाबुद्दीन की विरासत को ललकारा। शहाबुद्दीन के इलाके में योगी ने उत्तर प्रदेश के बुलडोजर डोज पर जोर दिया है। हमने बुलडोजर से रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। इसके पहले हमने देखा रघुनाथपुर सीट, वो सीट जहां से ओसामा शाह चुनाव लड़ रहे हैं, शहाबुद्दीन के बेटे हैं, उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करने योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिन पहले आए थे। और वहां जाकर योगी ने इशारों ही इशारों में शहाबुद्दीन परिवार को ललकारा था। एक खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। रघुनाथपुर की ही योगी की रैली में प्रतीकात्मक तौर पर बुलडोजर लाए गए थे। चाहते हैं कि एक बार आए योगी जी यहाँ पे अपना बुलडोजर लेके आए, अपना साफ कर दे। और आइए अब आपको फटाफट अंदाज में दिखा देते हैं बिहार चुनाव से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने एनडीए पर साधा निशाना, कहा कि जिन लोगों के पास अपना घोषणा पत्र पढ़ने के लिए समय नहीं वो उसे लागू ही नहीं कर सकते। बिहार की जनता ने महागठबंधन को चुनने का कर लिया है फैसला। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए के संकल्प पत्र पर सवाल खड़े किए, नकल करने का लगाया आरोप। पूछा कि 1 करोड़ नौकरी कहां से देंगे, बीजेपी को संकल्प पत्र नहीं माफी पत्र जारी करना चाहिए।
बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लालू प्रसाद यादव पर बिहार का अपमान करने का आरोप लगाया। कहा कि लालू के जंगल राज से नीतीश कुमार के राज में काफी जो अंतर है वो देखने को मिला। नीतीश कुमार के राज में विकास ने रफ्तार पकड़ी। दरभंगा में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव हो गया। हर तरफ पानी भर जाने की वजह से वीआईपी प्रत्याशी उमेश सैनी ने अनोखे अंदाज में साथ दिया। बिहार में चुनाव प्रचार में उतर सकते समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान। कहा कि चुनाव प्रचार के लिए जा सकता हूँ। जिसमें रोजगार, विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े 25 प्रमुख वादे किए गए। संकल्प पत्र के मुताबिक 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे। महिला रोजगार योजना से महिलाओं को 2 लाख तक सहायता राशि देंगे। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा। गरीब बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देंगे। सभी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी। 4 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत करेंगे और अगले 5 साल में बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने का वादा किया गया। ये बिहार की जनता को समर्पित है। बिहार एनडीए को लगातार समर्थन देते रहा है और बिहार की जनता अब विकास के मॉडल पर चल रही है। संकल्प पत्र जारी करते वक्त मंच पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा मौजूद रहे। पहला बयान आया कांग्रेस की ओर से। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दावा किया कि सिर्फ 26 सेकंड में घोषणा पत्र जारी किया गया और फिर मीडिया के सवालों से बचकर खड़े हुए। जो परंपरा होती मैनिफेस्टो जारी करने की, खाली परंपरा निभाई इन्होंने। इनका कमिटमेंट मैनिफेस्टो तो नहीं, इसका मतलब ये हुआ है। आरजेडी नेता मीसा भारती ने 1 करोड़ नौकरी देने के वादे पर तंज कसा। कहाँ से देंगे पैसा, कहाँ से लाएंगे, किसके बाप के घर से लाएंगे, कुछ आता है जी? तो बताए हैं कि 1 करोड़ कहाँ से देंगे। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी पर फर्जी वादों का आरोप लगाते हुए उनके पुराने घोषणा पत्रों का हिसाब मांग लिया। ये जो 1 करोड़ की नौकरी बिहार में देने जा रहे हैं, इससे पहले भी 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था। वो नौकरियां कहाँ हैं? देखिए, बिहार में चुनावी पारा गर्म था, लेकिन पिछले 2 दिनों से हो रही झमाझम बारिश ने चुनावी तापमान को थोड़ा सा ठंडा कर दिया। दरअसल इतनी बारिश यहां पर हो चुकी है कि कई बड़े नेताओं की सभा और रैलियों को रद्द करने की नौबत आ गई। लालगंज में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा होनी थी। समर्थकों ने बैनर पोस्टरों से पूरे मैदान को पाट दिया था, लेकिन ऐन मौके पर हुई बारिश ने सब कुछ बिगाड़ दिया। जहां सीएम का हेलीकॉप्टर उतरना था, वहां पानी भर चुका है, लेकिन समर्थकों ने भी हार नहीं मानी। मोटर बोट से पानी निकालने का काम चल रहा है ताकि जनसभा हो सके। इधर दरभंगा नेता बारिश के बीच ही जनसंपर्क करने के लिए निकल पड़े हैं। दरभंगा शहर से बीजेपी उम्मीदवार और सरकार में मंत्री संजय सरावगी का डोर टू डोर कैंपेन जारी रहा। छपरा में हो रही लगातार बारिश को आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने मुद्दा बना लिया है। ये लोग इतने परेशान हैं, आज 20 साल से एनडीए सरकार है, लेकिन फिर भी ये जो व्यवस्था है, इतने प्यारे महंगे घर। मौसम विभाग ने 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक बिहार के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश से हुए जलजमाव के बीच वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार उमेश सहनी नाव लेकर पहुंच गए। नाव पर सवार होकर उमेश सहनी ने दरभंगा टावर के आसपास के जलमग्न इलाकों में घूमते हुए लोगों से मुलाकात की और वोट देने की अपील की। इस दौरान सहनी को समर्थकों ने मछली मारने वाला जाल पकड़ा दिया। फिर क्या था, उमेश सहनी ने जलमग्न इलाकों में जाल फेंक कर सांकेतिक विरोध जताया। सहनी ने मौजूदा विधायक पर तंज कसते हुए कहा कि उनका यही विकास है, लेकिन चाहे हालात कैसे भी हो, वो जनता के बीच जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुरैना में घर में लगा मजबूत ताला भी काम नहीं आया। 3 चोरों ने लोहे के दरवाजे में लगे ताले को पल भर में तोड़ दिया और चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया।
लेकिन तीनों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी को अंजाम देने के लिए पहले 2 चोरों ने ताला तोड़ने की कोशिश की। ताला मजबूत था, इसलिए चोरों का पहला प्रयास फेल हो गया। फिर तीसरा चोर आया और ताला तोड़ने में जुट गया। करीब 2 मिनट की कोशिश के बाद चोरों ने ताला तोड़कर दरवाजा खोल दिया और इसके बाद तीनों घर के अंदर दाखिल हो गए। तीनों ने घर के अंदर जमकर लूटपाट की और लाखों के गहने लेकर फरार हो गए। तीनों चोर रात के 2:55 पर घर की रेकी करने पहुंचे थे। मेन गेट में बाहर से ताला लगा देखकर उन्हें पता चल गया कि घर में कोई नहीं है। फिर क्या था, चंद मिनट में ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए और 35 मिनट के अंदर की चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। और वहीं तेलंगाना के महबूबाबाद में हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां जिला अस्पताल के कर्मचारियों ने इलाज कराने आए एक शख्स को मॉर्चरी में बंद कर वो घर चले गए। 45 साल का टैक्सी ड्राइवर राजू किडनी का इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल आया, लेकिन पैसे और आधार कार्ड न होने की वजह से अस्पताल के बाहर ही सो गया। राजू ने दावा किया कि अस्पताल के ही एक कर्मचारी ने उसे देखा और पोस्टमार्टम हाउस के सामने रखी एक बेंच पर लिटा दिया। बाद में रात को कुछ अज्ञात लोग उसे मृत समझकर शवगृह के अंदर ले गए और वहीं छोड़ गए। अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिलने पर जब वो मौके पर पहुंचे और जांच की तो पता चला राजू जिंदा है, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।